साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में जो अंग्रेजी सरकार स्थापित हुई वो कहाँ से हुई, किस तरह से इन्होंने अपने सिस्टम को बनाया और भारत में शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपनी पैंठ बिछाई। इसकी शुरुआत होती है 1757 से। 1757 में क्लाइव नाम का एक व्यक्ति प्लासी के युद्ध में सफल हो जाता है। क्लाइव बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। ब्रिटेन में साधारण परिवार में इसका जन्म होता है और ये किलर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था, लेकिन अपनी योग्यता और अपनी कूटनीतिक चालों से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एस्टेब्लिश करने में अहम योगदान दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जम गए और 1757 में उसने प्लासी के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। प्लासी का 2 चरणों में यहाँ कालखंड माना जाता है, 1757 से 1760 तक। उसके बाद 1765 से 1767 तक। बाद में फिर क्लाइव यहाँ से चला जाता है और वहाँ जाके उसने ब्रिटेन में आत्महत्या भी की है। इस तरह से क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को परास्त करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने में कामयाब हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1757 से हो जाती है। 1857 तक, जब तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 100 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन किया, जिसकी शुरुआत क्लाइव कर चुका था। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है तो फिर जो सरकार थी ब्रिटेन की, उसे ये पता चल जाता है कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की यहाँ शासन करना नहीं है। लेकिन चूँकि भारत एक अंडे देने वाली मुर्गी थी उस समय, तो वो भारत को छोड़ें कैसे। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इस भारत के शासन को ले लिया और 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन को जब भारत की बागडोर बन जाती है तो फिर वो वायसराय के रूप में भारत में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जाने लगे और एक भारत मंत्री ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पर जवाबदेही के लिए नियुक्त किया गया। इस तरह से सरकार का एक अंग बनकर भारत का शासन चलने लगा। इसके बाद भारत ने 90 वर्ष यहाँ शासन किया। भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ शासन किया और 90 वर्ष बाद 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित करके भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह से एक स्वतंत्र विधेयक के द्वारा भारत को आज़ादी मिली। ये एक सिस्टम था। तो यहाँ पर जो 100 वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शासन किया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कार्य करती थी कि अपने कंपनी का एक गवर्नर जनरल बनाती थी। गवर्नर जनरल कुछ राजाओं को अपनी ओर मिला लिया करते थे। भारत में फूट की नीति को अपनाया। उन्होंने कहीं पर समझौता किया, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया और दूसरे राजा की शक्ति को कमज़ोर किया। किसी को अपनी सैनिक सहायता देते थे, उससे अपना खर्च चलाते थे। और यहाँ के जो राजा थे ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरलों की चालों को नहीं समझ पाए और उनके चक्रव्यूह में फंसते चले गए। अनंतः परिणाम ये हुआ कि 100 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है और वे कामयाब हुए। वही सब कुछ वर्णन इस 100 वर्ष के इतिहास में समर्पित है। क्लाइव का जो सबसे पहला घेरा था वो प्रथम अर्काट का घेरा था 1751 में।
और फ्रांसीसियों की जो मंशा थी उस पर पानी फेरा गया। फ्रांसीसी परास्त हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने पैर पसारने से पहले यहाँ पर फ्रांसीसी और डच उनसे मुकाबला किया, जिससे कि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी पीछे रह गए और अंग्रेज आगे आ गए और अंग्रेज़ों ने अनंतः यहाँ पर शासन किया। जबकि सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली ही आए थे। 1510 में पुर्तगीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए और 1510 में गोवा पर अधिकार करके उन्होंने शुरुआत की, लेकिन अंततः सबसे बाद में पुर्तगाली ही गई 1961 में। देश आज़ादी के 11 वर्ष बाद 13-14 वर्ष बाद 1961 में गोवा को स्वतंत्रता मिली थी। 1757 में क्लाइव ने जब प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तो फिर उनके पैर जम गए। इसीलिए प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है इतिहास में। राजस्व सुधार के नियमों में क्लाइव ने बड़ी भूमिका निभाई थी और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है। इसीलिए क्लाइव के समय को दो पार्टों में 1757 से 60 और फिर 65 से 67 दो चरणों में उसे देखा जाता है। बाद में फिर एक युद्ध और हुआ जो 25 नवंबर 1759 को, जिसे हम इतिहास में वेदरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें डच पराजित हुए थे। वेदरा का युद्ध भी बड़ा निर्णायक युद्ध है और चंद्रनगर और चिंसुरा के बीच में ये युद्ध होता है। चिंसुरा में ही डचों ने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की थी। उन्होंने वहाँ अपनी एक कोठी भी बनाई थी चिंसुरा में। तो इस तरह से क्लाइव यहाँ पर इन लोगों को इस्टेब्लिश करने में कामयाब होता है और इनकी कामयाबी के बाद भारत में गवर्नर जनरल बनकर आने लगे। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल भारत में बन के आता है उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 85 तक, यानी कि लगभग 12 वर्ष तक ये रहता है। और वारेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसा गवर्नर जनरल है जो विवादों में भी बहुत रहा। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में कई काम भी हुए। नंद कुमार को फांसी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1775 11 मार्च को उस पर अभियोग लगाया गया। मीर जाफ़र की जो विधवा थी मुन्नी बेगम, 3.5 लाख रुपए का घूस की उस पर विलेम था। नवाब की संरक्षिका जो बनाया, उसी समय एक कलकत्ता के व्यापारी थे मोहन प्रसाद, तो नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया गया नंद कुमार द्वारा और इस केस में नंद कुमार को फांसी दे दी गई। दूसरा मामला चेत सिंह का था। चेत सिंह बनारस के राजा थे और वारेन हेस्टिंग्स ने धन की जब डिमांड उनसे करी और धन मिला नहीं, तो उन्होंने राजाज्ञा का उल्लंघन लगाते हुए, कुशासन का आरोप लगाते हुए चेत सिंह उन पर अटैक किया गया। चेत सिंह बेचारे ग्वालियर की तरफ गए, लेकिन वो बेचारे वहाँ से बीच में से युद्ध में से हार कर उन्हें भागना पड़ा। तीसरा है अवध की जो बेगम थी उनका मामला। कंपनी का 1 करोड़ रुपए का ऋण बतलाया और 1781 में फिर उनसे वो पैसा मांगा गया।
अब बेगमों के साथ क्रूरता से व्यवहार कर उनसे धन ले लिया गया और वहाँ पर ये भी इतिहासकार मानते हैं कि एक अनुचित व्यवहार करके वारेन हेस्टिंग्स ने वो धन लिया। तो ये भी मामला इतिहास में आता है। अन्य प्रमुख कार्यों में जो वारेन हेस्टिंग्स के अन्य प्रमुख कार्य थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना की। इसमें सर विलियम जोन्स भी हेस्टिंग्स के साथ थे। 1785 में वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें अहम रोल एडमंड बर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, गिलबर्ट और शेरडिन, इनके द्वारा महाभियोग लगाया गया, कार्रवाई की गई और 7 वर्षों में अंत फिर वो महाभियोग चला और बाद में फिर वो इनसे मुक्त भी हुए। इसलिए वो विवादों में वो बोले जाते। न्यायिक संबंधी सुधार के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी जो न्यायालयों की स्थापना हुई थी वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही भारत के अंदर 1773 में हुई थी। सबसे पहले कलकत्ता में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही यहाँ की गई थी और एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उनके साथ जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनके नाम हैं चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ये उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे। हेस्टिंग्स ने ही एक हिंदू कोड को संकलित करने की व्यवस्था भी करी थी। इसलिए हेस्टिंग्स की इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा भारत के संविधान की शुरुआत करने का भी श्रेय जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक सुधार में एक परिवर्तन किया। हेस्टिंग्स द्वारा दस्तक प्रथा जो फ्री पास होते थे उसको तोड़कर बंगाल में व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया और सभी को व्यापार की छूट दी गई। स्वतंत्र व्यापार की प्रथा चलाई। इसके लिए उसने कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति की और सभी से भारतीय और यूरोपीय जो भेदभाव था वो हटा दिया गया, जिसके लिए उसने ददनी प्रथा का अंत कर दिया। ये वायभा भी लूटी। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वप्रथम की गई। राजस्व सुधार के अंतर्गत ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर की नियुक्ति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही की गई थी, जिससे राजस्व में सुधार आया, अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा हो। इस सोच के कारण उस पद को बनाया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग्स 1773 के बारे में कुछ बातें हैं। ऐसे ही जब प्लासी के युद्ध का विवरण मैंने ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं दिया, क्योंकि मैं इसमें जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए थे उन्हीं का मैं वर्णन अधिक से अधिक करूँगा। अब एक अगले गवर्नर जनरल जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि कॉर्नवालिस से पहले 1785 से और 86 यानी 1 साल ही पीरियड रहा था उनका, जिनका नाम था सर जॉन मैकफर्सन। वो 85 से 86 में रहे थे, लेकिन कोई खास कार्य उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में फिर आए और 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय रहता है। भारत में प्रधान सेनापति भी रहेगा। इसकी व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय में ही की गई थी और आवश्यकता पड़ने पर काउंसिल में बहुमत की उपेक्षा भी कर सकेगा। ये पावर भी गवर्नर जनरल को दी गई थी। पार्लियामेंट में 1786 में एक एक्ट पास करके ये पावर
बहुमत वाली उसे दी गई थी। सेनापति पद एक कर दिया गया, मतलब एक सेना वाली पावर गवर्नर जनरल को जो मिली वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से मिली, 1786 का एक्ट पास करके। ये है मेन बात। व्यापार में कोई सुधार नहीं किया गया, जो वारेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था चलाई उसी में आगे को बढ़ाया गया। हाँ, बस केवल एक काम हुआ, जो कंपनी के नौकर थे उनको माल वे कुछ ठेकेदारी कर लिया करते थे, वो समाप्त कर दी गई थी। कंपनी का आदमी अब नौकरों को जो माल ठेके देने की व्यवस्था थी, प्रथा थी, वो समाप्त कर दी गई थी कॉर्नवालिस के टाइम में। न्याय संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हो ही चुकी थी, लेकिन कॉर्नवालिस के समय में प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतों की स्थापना हो चुकी थी और रेवेन्यू कोर्ट भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालत स्थापित कर दी गई थी। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना 3 बंगाल में और 1 बिहार में कॉर्नवालिस के समय में ही करी गई थी। सभी कानूनों का एक जगह कलेक्ट करके एक कोड बनाया गया, जिसको कॉर्नवालिस कोड की संज्ञा दी गई। और ये कॉर्नवालिस कोड की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि उसने टैक्स और न्याय प्रशासन इसको अलग अलग कर दिया। टैक्स का काम अलग और न्याय प्रशासन का अलग। ये कॉर्नवालिस कोड के अंतर्गत ही व्यवस्था बनाई गई। शासन संबंधी सुधार में सिविल सर्विसेज का जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, क्योंकि व्यक्तियों की जो नियुक्ति ही वो कॉर्नवालिस के टाइम पर ही पदों पर शुरुआत करी गई थी। जमींदारों के हाथ से पुलिस का कार्य जो छीना गया था वो कॉर्नवालिस के समय में ही छीना गया था। पुलिस थानों की जो स्थापना हुई वो कॉर्नवालिस के टाइम पर ही की गई थी सर्वप्रथम। इससे पूर्व पुलिस जमींदारों के अंतर्गत ही काम करती थी, लेकिन जब कॉर्नवालिस आए उन्होंने पुलिस की व्यवस्था को जमींदारों से छीन लिया। इसीलिए कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना कॉर्नवालिस के समय में बंद कर दिया गया। 1793 में भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई। ये मुख्य कार्य था कॉर्नवालिस का। 1793 का जो भूमि स्थायी रूप से दी गई वो केवल टैक्स हमें एक साथ मिले, एक मुश्त मिले, इसलिए वो व्यवस्था की गई 1793 में भूमि स्थायी रूप से जमींदारों के हवाले करके। इसे स्थायी भूमि का प्रबंध कहा जाता है। 10 व्यापार और दासों के निर्यात पर 1789 में प्रतिबंध किया गया। कॉर्नवालिस के समय में ही 1799 में मैं गलत बोल गया, कॉर्नवालिस जो रहे थे वो 93 तक ही रहे थे, क्योंकि 1793 के बाद तो फिर 1793 से और 98 तक जो रहे थे वो सर जॉन शॉर रहे थे। लेकिन जो टीपू सुल्तान का जो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध है, जो टीपू का पहला युद्ध था, जिसमें टीपू की हार भी हुई 1792 में, 90-92 में, वो कॉर्नवालिस के समय में ही हुई थी। बाद में 1793 में टीपू बुरी तरह हारा और उसमें श्रीरंगपट्टम अपनी राजधानी के दरवाजे पर लड़ते लड़ते शहीद हुआ। ये जो कार्य हुआ ये लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। उस समय लॉर्ड वेलेजली थे, क्योंकि सर जॉन शॉर भी 1793 से 98 तक रहे थे। उनके समय में कोई टीपू से लड़ाई नहीं हुई। बाद में सर लॉर्ड वेलेजली जो 1798 से और 1805 तक रहे हैं, तब 1799 में
टीपू का युद्ध होता है और वो शहीद होता है। इस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली को कंपनी का अकबर माना जाता है। तो कुछ इतिहासकारों ने उसे ये उपाधि भी दी थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 में स्थायी भूमि प्रबंध के द्वारा ही, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रबंध के कारण ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अधिक आता है। तो अब इससे आगे दूसरी वीडियो में मैं उस लेक्चर को दूंगा और इसके अंतर्गत जो लेक्चर होगा वो वेलेस्ली से लेकर 1798 से 1805 तक जो रहे थे, 1798 से लेकर और 1833 तक, बेंटिक तक जो कार्य हुआ वो वीडियो अगली आएगी, भाग 28 में। भाग 28 तो यही है, भाग 29 में। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें जिससे कि बच्चों को लाभ मिले।